Statistical Process Control (SPC) is a quality management methodology, and in this methodology we monitor, control and improve process by eliminating or reducing natural variations and distinguish between common cause variation and special cause variation. And we will use control chart for monitoring and control the process. तो SPC क्या हुआ? SPC किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर, कंट्रोल और इम्प्रूव करने के लिए है। कैसे करेंगे? नेचुरल वेरिएशन को रिड्यूस करके। कौन कौन से है नेचुरल वेरिएशन? कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज वेरिएशन। तो आज के हम इस वीडियो में एक इतने सिंप्लीफाई तरीके से आज बताएंगे कि जैसे कि SPC या CP के आप जाते हैं प्रोसेस में, वैल्यू निकाल के लाते हैं, उसके बाद उस वैल्यू को एक्सेल में एंट्री करने के बाद आप CP के निकालते हैं। आज हम जो मेथड बताएंगे आप राउंड लगाते हुए प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस का CP क्या है ऑन द स्पॉट समझ जाएंगे। पर SPC सिर्फ CP के निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल इंटेंट क्या है SPC का वो नहीं समझ पाए तो SPC का यूज नहीं कर पाएंगे, उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले SPC जो है, तो जो क्वालिटी कंट्रोल टूल जैसे कि है, तो इसमें क्या आता है, जो 7QC टूल्स आते हैं इसमें सारे कवर हो जाते हैं। तो हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है SPC के लिए? हमें जानना ज़रूरी है एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन क्या होते हैं, कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या है, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, मीन मीडियन मोड क्या चीज़ है, बेल कर्व क्या होता है, डाटा कितने टाइप के होते हैं, डाटा क्या है और कितने टाइप के होते हैं, कंट्रोल चार्ट क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कंट्रोल चार्ट को यूज करना है, सेंट्रल लाइन क्या होती है, अपर कंट्रोल लिमिट क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है। ये सब जानने के बाद फिर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है और कैसे निकालते हैं, ये जब जानेंगे तब पहुँचेंगे हम। हाँ, इसके पहले अभी हम स्टेबिलिटी जानेंगे, प्रिडिक्टेबिलिटी जानेंगे, तब पहुंचना है हमें जो है प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए, मतलब CP के, PP के। यहाँ पर जो CP के होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और PP के जो है तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो सबसे पहले हम SPC की हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि जो 1920 है उसमें सेवार्ड ने कंट्रोल चार्ट डेवलप किया। कंट्रोल चार्ट डेवलप करने के साथ साथ इन्होंने कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन के बारे में भी स्टडी जो है तो खोज किया और इसको आगे बढ़ाया। 1940 में डेमिंग ने क्या किया कि इसी जो सेवार्ड ने कंट्रोल चार्ट वगैरह बनाया था तो उसको ही उन्होंने US के लोगों को सिखाया और इसका विस्तार किया। जब वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार के टाइम के बाद जो है तो जापान के इंजीनियर लोगों को इसको सिखाया, उन्होंने अपने प्रोसेस पे इसको जो है यूज किया और उसका उन्होंने बेनिफिट लिया। ये है SPC का हिस्ट्री। उसके साथ SPC क्या होता है वो हमने स्टार्ट में ही बता दिया कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट के मेथोडोलॉजी है, मॉनिटर, कंट्रोल एंड इम्प्रूव करने के लिए किसी भी प्रोसेस को, जिससे कि प्रोसेस की इफ़िशियंसी बढ़ जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए और डिफेक्ट रिड्यूस हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे बेनिफिट तो समझ में आ ही गया है कि पहली बात तो डिफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, प्रोसेस का कॉस्ट कम हो जाता है और हमारा जो डिसीजन है वो डाटाबेस हो जाता है। तो अभी हम समझ लेते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी क्या है कि जब भी कहीं पर भी आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल पकड़े 100 ± 6 का टोलरेंस सेंटीमीटर, तो इसमें रेंज क्या हुआ, LCL क्या हुआ 94, USL क्या हुआ 106। तो मीन वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, ट्रू मीन वैल्यू 100।
तो जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ये आपका टारगेट है 194 से लेकर के 106 तक, इस तक कोई वैल्यू आ रही है, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि वैल्यू जो है एक्यूरेट है। अब वही वैल्यू जो है 199 से लेकर के 101 के बीच में आ रही, मतलब पास सारी वैल्यू है, उस टाइम पे क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस जो है एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है, एक्यूरेट का मतलब होता है जब भी हम जो वैल्यू का रेफरेंस है वो मीन से, ट्रू मीन से कितना दूर है, अगर तब हम मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन को हमेशा जो प्रीवियस जो रीडिंग होती है उस रीडिंग के रेफरेंस में नेक्स्ट रीडिंग को देखा जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। जैसे अंगूर का गुच्छा प्रिसाइज होता है, कोई किसी का बाल एकदम घना होता है तो मतलब प्रिसाइज है, अगर बाल घना नहीं है तो मतलब प्रिसाइज नहीं है। तो होप आप यहाँ समझ गए होंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। कोई टारगेट के बाहर पूरी रीडिंग गिर रही होगी, एक ही जगह पे गिर रही है पर टारगेट के बाहर गिर रही है, तो उस समय पर वो एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ लिया। उसके बाद डिटेक्शन और प्रिवेंशन क्या होता है कि पहले के ज़मानों में जनरली लोग क्या करते थे, पार्ट को बनने के बाद चेक करते थे, उसमें डिफेक्ट की फाइंडिंग करते थे कि ये क्वांटिटी डिफेक्टिव है कि नहीं, फाइंड करते थे। कैसे करते थे, स्क्रीन आउट करके, और जब जान जाते थे डिफेक्ट है उसको अलग कर देते थे और ओके पार्ट को सप्लाई कर देते थे। तो इससे क्या है, डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया, जो लॉस होना था हो गया, और फिर भी चांस रहेगा कुछ इस जो डिफेक्ट है स्किप भी करे। तो ये डिटेक्शन बेस्ड कंट्रोल था। अब आज के टाइम में क्या हुआ है, डिटेक्शन बेस की जगह प्रिवेंशन बेस्ड कंट्रोल आ गया, जैसे कि एसपीसी वगैरह हो गया, कि डिफेक्ट आने के पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना कि डिफेक्ट आने वाला है और उसके लिए पहले ही एक्शन ले लेना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, वही स्पेशल कॉज की फाइंडिंग करके। फिर क्या हो, मीन क्या होता है, मीन हमारा होता है जब कोई 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू में से कोई भी कितनी वैल्यू हो सकती है, 5 वैल्यू हम इसलिए लगे ताकि इजीली ग्राफ्स कर लें। तो उस वैल्यू में सबको जितनी वैल्यू है सबको प्लस कर देना है और 5 से डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि 5 वैल्यू थी, 10 वैल्यू होती तो 10 से डिवाइड करना रहता, सबको जोड़ प्लस करके 10 से डिवाइड करना रहता है। यहाँ पर 5 वैल्यू है, 5 को प्लस किया, डिवाइड कर दिया 5 से, तो आ गया ही जो आ गया वो आ गया मीन आ गया। मीडियन क्या होता है, किसी भी वैल्यू को आप घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर पे लगा देते हैं और जो बीच वाली वैल्यू आती है वही कहलाती है मीडियन। तो उस कंडीशन में अगर ऑड नंबर में वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है 7 वैल्यू रहेगा तो चौथी नंबर हो जाएगी, 5 वैल्यू रहेगी तो तीसरी नंबर हो जाएगी। पर जिस कंडीशन में इवन में वैल्यू आ जाती 8 आ गया, आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको जो मीन की 2 वैल्यू है 4 और 5 उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही मीडियन होगा। मोड क्या होता है कि जब कोई भी वैल्यू रिपीटेड टाइम होती है, एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई रहेगी वही मोड कहलाएगा। तो मीन हमें जैसे कि बताया कि एवरेज बताता है, पर ये सारे चीज़ें एवरेज के लिए ही है, मीन फाइंडिंग करने की ही चीज़ें हैं ये चीज़ें, एवरेज फाइंडिंग करने का कि एक डाटा का मीन कहाँ गिर रहा है। क्यों, क्योंकि बेल कर्व बनाना है। बेल कर्व क्यों बनाना है, क्योंकि जब बेल कर्व बनेगा तभी तो आप सारे स्टडी कर पाओगे। जितनी भी स्टडी है बेल कर्व बन के ही हो सकती है, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी, सारा बेल कर्व ही रहेगा। तो हमेशा मीन जो है सही नहीं आएगा अगर आपको डाटा कैसे लेना है जानकारी नहीं रहेगी। तो अब आप हमेशा मीन ही लेते रहोगे तो जैसे आप बोले किसी कंपनी में सैलरी का एवरेज कोई पूछ लिया तो आप सबको जोड़ करके डिवाइड कर दिया, उतने नंबर एम्प्लॉइज है, तो नहीं, वो एवरेज सही नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ की 1-8% एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ही हाई रहेगी और बहुत सारों की सैलरी बहुत नीचे रहेगी। अब जैसे कि यहाँ पर 3 वैल्यू हम पकड़ लेते हैं, 2, 20 और 22, 3 वैल्यू आ गई। 3 वैल्यू में हम अगर बोले कि एवरेज कितना है तो आप तीनों को जोड़ दोगे, 20 22 जोड़ दोगे तो 42 हो जाएगा, 2 44 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो गया, 3 से डिवाइड करते ही आपका 3 एक कम 3 और इधर 1 बचा 4, मतलब लगभग आपका 14 से प्लस आएगा, 14.6 के आसपास। तो यहाँ पर आपका एवरेज कितना आ गया, 14.6। पर क्या सही है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि एक 2 था, दूसरा 20 था, तीसरा 22 था।
तो यहाँ पर आपको क्या लेना रहेगा, आपको मीडियन लेना रहेगा। आप तीनों वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो जो मीन आएगा वो 20 आएगा। तो 20 क्या है, उस टाइम पे लगभग जो है आपका मीन बता रहा होगा। सेम मोड का भी है, जब रिपीटेड रहेगा तो आपको कहाँ के लिए यूज करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा यूज के हिसाब से। आप हमेशा मीन एवरेज ही नहीं लगाते रहेंगे मीन के लिए। ये हो गया मीन, मोड और मीडियन। तीसरा क्या हो गया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए अगर आपने 5 रीडिंग लिया, पांचों रीडिंग को क्या किया कि इसका एवरेज निकाल लिया, पांचों को प्लस किया और डिवाइड बाई 5 कर दिया तो एक मीन आ गया। अब मीन में से हर पांचों रीडिंग को घटाना है तो मीन में से x1 घटा दिए, मीन में से x2 घटा दिए, उसकी वैल्यू लिख लिया आपने। इन सारे वैल्यूओं को स्क्वायर कर दिया, सबको स्क्वायर किया और स्क्वायर करके सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद डिवाइड बाई n-1, मतलब चूंकि आपने यहाँ पर 5 लिया था तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। जब डिवाइड बाई 4 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी वेरिएंस, उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये बताता है कि हमारा प्रोसेस जो है तो कितना स्प्रेड हो रहा है मीन से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 रहेगा इसका मतलब कि हमारे सारा का सारा ऑब्जर्वेशन मीन पे ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो स्प्रेड है बढ़ता रहेगा बेल कर्व का। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया ही पहले 100 ± 6, तो 100 ± 6 में आपने ऑब्जर्वेशन लिया प्रोसेस में तो वो 97 से लेकर के 103 तक गया। आप प्रोसेस में गए, बोलो कितना ऑब्जर्वेशन आ रहा है, बोलो 97 से लेकर 103 तक आ रहा है। आपको स्पेक पता है कि 94 से 106, तो सीपी निकालने के लिए क्या होता है, सीपी निकालने के लिए आपका जो डिजाइन स्पेक डिवाइड बाई प्रोसेस बिड्थ। डिजाइन स्पेक क्या था, 106 - 94, वो डिजाइन स्पेक था, मतलब 12 आ गया। डिवाइड बाई प्रोसेस बिड्थ 103 - 97 कितना आ गया, 6 आ गया। 12 डिवाइड बाई 6 2 आ गया। आपका सीपी कितना आ गया, 2 आ गया। आपको ना किसी पेपर की जरूरत पड़ी, ना कॉपी की जरूरत पड़ी, ना कहीं एक्सेल की जरूरत पड़ी। आपने प्रोसेस में गए, ऑब्जर्वेशन देखा और तुरंत आप समझ गए सीपी क्या है, कितने में प्रोसेस बिट्स में आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है। सीपीके क्या है, सीपीके है आपका प्रोसेस का मीन का डिस्टेंस लेकर के आइदर एलएसएल या यूएसएल, जो भी वैल्यू कम होगी वहां तक का डिस्टेंस मीन से लेकर के। अब हम सपोज करते हैं कि जो मीन है वो शिफ्ट है एलएसएल तरफ, तो मीन से लेकर के एसएल का डिस्टेंस डिवाइड बाई मीन से लेकर के प्रोसेस बिट्स का एज। तो जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा शिफ्ट हुआ डाटा मान लीजिए एसएल तरफ, तो हमने क्या किया 100 से 94 माइनस किया 6 आया, डिवाइड बाई 100 से माइनस किया 97 3 आया, 6 डिवाइड बाई 3 सीपी का कितना आ गया 2 आ गया। तो कितना इजी कैलकुलेट हो गया सीपी के। तो हम प्रोसेस कैपेबिलिटी तभी करेंगे जब हमारा प्रोसेस स्टेबल रहे। जब प्रोसेस स्टेबल होगा तभी प्रोसेस प्रेडिक्टेबल होगा। जब प्रोसेस स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होगा तभी प्रोसेस कैपेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये दोनों करने के बाद ही प्रोसेस कैपेबिलिटी करना है। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ये है कि हमारा प्रोसेस ओवर द टाइम क्या बिहेव कर रहा है और क्या बिहेव कर रहा है वो क्या है, क्या प्रिडिक्ट हम कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर प्रोसेस स्टेबल रहेगा तभी तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है अगर प्रोसेस स्टेबल रहेगा तो समय के साथ उसका मीन, समय के साथ उसका शेप, उसका स्प्रेड चेंज नहीं होगा। प्रोसेस स्टेबल नहीं रहेगा, प्रोसेस प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा तो समय के साथ उसका शेप, उसका मीन, उसका साइज चेंज होगा, चेंज हो सकता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होगा, प्रोसेस कैपेबिलिटी ये है कि समय के साथ साथ ओवर द टाइम जो प्रोडक्ट बन रहा है
वो विद इन स्पेक बन रहा है कि नहीं, कस्टमर के स्पेक पे बन रहा है कि नहीं, इसकी स्टडी के लिए है कैपेबिलिटी। मतलब स्टेबल तो है पर क्या वो कैपेबल भी है ये देखने के लिए। जैसे कि कोई ट्रेन का एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं, यहाँ पर उत्कल एक्सप्रेस जो कि हरिद्वार से लेकर पूरी तरफ आती है, टाटानगर रेलवे स्टेशन पे कभी वो 5 घंटे लेट, कभी 8 घंटे लेट, कभी 7 घंटे लेट होती है। अगर आपको एक जर्नी का प्लान करना है और आप जहाँ भी जर्नी के लिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी ट्रेन लेट होती हैं, तो आप वहाँ पर एक ट्रेन वो फाइंड करेंगे जिसका हाईली चांस रहेगा कि आप पहुँच जाएंगे और अपना काम भी कर लेंगे। नहीं तो जिस टाइम पे आपको काम करना होगा उससे लेट पहुँचेगी ट्रेन तो आपको काम नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली में आप जो स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आप स्टेबिलिटी ही मेजर कर रहे होते हैं और उस स्टेबिलिटी के बेस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ ये 5.5 घंटा ही लेट होती है और इतने टाइम में पहुंचा देगी। अगर आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं तभी उस ट्रेन का रिजर्वेशन निकालेंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं निकालते हैं। तो एक्चुअली में आप लाइफ में तो यूज कर रहे हैं ना, आपने प्रिडिक्ट कर लिया, मतलब जब स्टेबिलिटी फाइंडिंग कर दिया तभी तो प्रिडिक्ट कर लिया। अब प्रिडिक्ट करने के तो कर लिया 5.5 घंटे लेट होगी, तो आप 5.5 घंटे का प्लान चेंज करते हो अपना काम तो कर सकते हैं, पर ये कैपेबल है क्या? नहीं, क्योंकि 15 मिनट के लेट में जाएगी, पहुंचती होगी तभी तो कैपेबल है ना। तो ये कैपेबल तो नहीं है पर स्टेबल है, उस स्टेबिलिटी की बेस पे आप प्रिडिक्ट तो कर पा रहे हैं। तो होप आप स्टेबल और प्रिडिक्टेबल और कैपेबिलिटी इस रिलेशन से समझ पाए गए होंगे। मतलब स्टेबल मतलब ओवर द टाइम सेम ग्राफ, सेम स्प्रेड, सेम मीन, सेम साइज, स्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब आज आप बोल दें कि परसों भी ऐसा ही पार्ट बनेगा, तो आप मतलब स्टेबिलिटी आपकी अच्छी है, आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा ही बनेगा। कैपेबिलिटी मतलब कि आज जो विद इन स्पेक बन रहा है परसों भी विद इन स्पेक बनेगा, कल 1 महीने बाद भी विद इन स्पेक बनेगा, इसी की स्टडी को बोलते हैं कैपेबिलिटी। और यही सीपी के पीपीपी निकालते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकालते हैं तो उसको सीपी के बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में निकालते हैं तो उसको पीपी के बोलते हैं। यहाँ अंतर कहाँ होता है? इस अंतर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन में होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निकालते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है R//D2 होता है, और लॉन्ग टर्म में निकालते हैं तो जैसे कि हमने आपको पहले मेथड बताया स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का, उसी मेथड से आप निकालेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा वो पीपी के निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आप सब ग्रुप साइज लेते हैं। सब ग्रुप साइज जैसे कि जो एसपीसी का मैनुअल और पीपैप का मैनुअल है ये बोलता है कि सब ग्रुप का साइज मिनिमम 25 होना चाहिए और मिनिमम 100 रीडिंग होना चाहिए। तो अगर आप 25 सब ग्रुप और 100 रीडिंग को मैच करें तो मतलब आप जब 25 सब ग्रुप बनाएंगे तो हर जो रीडिंग रहेगा 4 की मिनिमम आएगा ही, हर ग्रुप में 4, हर सब ग्रुप में 4, तभी तो 100 होगा ना। तो आप बेटर रहे कि हाँ 25 सब ग्रुप लेकर के 5 की रीडिंग बनाएंगे तो 125 आ जाएगा। पर ये मिनिमम क्राइटेरिया दोनों फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 20 इधर ले लिया और इधर 5 ले लिया तो रीडिंग तो 100 हो गई, इधर आपने 20 कह लिया तो रीडिंग तो 100 हो गई, पर सब ग्रुप तो 20 ही हुआ ना। तो आपको सब ग्रुप भी 25 मिनिमम लेना है और मिनिमम जो है तब 100 रीडिंग भी होनी चाहिए। तो मिनिमम से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया है आपका कैपेबिलिटी निकालने के लिए, मतलब सीपी के या पीपीपी के निकालने के लिए। होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे आप है समझ पाएंगे एसपीसी को। बाकी अगर आप इसमें कुछ सवाल पूछते हैं तो हम बेटर रहेगा कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, यहाँ पर कंट्रोल चार्ट में इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, उसको हम डाटा और डाटा के साथ साथ कंट्रोल चार्ट टाइप और कैसे यूज करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अगर आप यहाँ पर कमेंट करेंगे, अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती होगी तो हम उसके नहीं लेंगे वीडियो में। फिर भी एक बता देता हूँ कंट्रोल चार्ट का एक रफली आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी सब कंट्रोल चार्ट पे के हिसाब से चलते हैं। इसमें एक सेंट्रल लाइन होती है। सेंट्रल लाइन जो होती है हमेशा एवरेज होती है, जो आप जितनी ही वैल्यू होती है जब सबको प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो एक एवरेज जो आता है वही सेंट्रल लाइन होती है।
यूएसएल और एलएसएल क्या होता है, +-3 सिग्मा होता है। मतलब यूसीएल होगा वो मीन +3 सिग्मा, और जो एलसीएल होगा वो मीन -3 सिग्मा होता है। तो ऐसा, और प्रोसेस में आप जाएंगे तो जो मिनिमम रीडिंग रहेगी वो एलसीएल होगा, जो मैक्सिमम रीडिंग आएगी आपका ऑब्जर्वेशन में होगा यूसीएल होगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। आप कमेंट करें, अपना सवाल रखें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसमें बहुत उस सारे सवालों का आंसर देने की कोशिश करें। और जो है डाटा टाइप, कंट्रोल चार्ट टाइप जो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।